प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गर्मी की छुट्टियों के बाद ये जुलाई का महीना चल रहा है और इसमें पहला चैप्टर, पहला अध्याय आज हम करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी कविता मेघ आए। सक्सेना जी का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ और इन्होंने नई कविताओं में कई अच्छी कविताएं लिखी हैं और ये उच्च स्थान रखते हैं उन नई कविताओं के क्षेत्र में। हम आज मेघ आए जो कविता है, इन्होंने ये एक प्राकृतिक चित्रण है। बारिश के आने से जो परिवर्तन होते हैं जिस और उसके बाद जो हर्षोल्लास दृश्य जो प्रकृति में नजर आता है उसका वर्णन किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे कई समय के बाद किसी गांव में कोई दामाद आता है और उसके आने से एक हर्षोल्लास का माहौल छा जाता है, सभी के चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कुछ गिले शिकवे भी होते हैं कि भाई इतने एक साल बाद आए हो, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, कोई नाराजगी है। उसी प्रकार से मेघ भी, यहाँ पर कवि ने मेघ का वर्णन किया है कि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद जब बादल आते हैं तो लोगों के जो शिकवे शिकायतें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार का एक साम्य तुलनात्मक अध्ययन यहाँ कवि ने किया है। देखने में ये एक प्राकृतिक चित्रण है, बादलों का आना, लेकिन इसमें एक रूपक डाल दिया गया है कि एक तरफ ये प्रकृति चित्रण है और दूसरी तरफ इसमें एक गांव की संस्कृति का एक माहौल भी झलका रखा है। वो प्रतीक है जिसमें हवाएं, ठीक है ना, हवाएं चलना, पीपल का लहराना और घाघरा, जब हवा चलती है तो तिरछी हवा चलती है तो इसको प्रतीक के रूप में छोटी लड़कियों के रूप में लिया गया है। तो एक तरफ ये प्रकृति चित्रण है और दूसरी तरफ इसमें दामाद के आने के बाद जो हर्षोल्लास है वो उस प्रकार का दृश्य यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो हम आरंभ करते हैं आज का पहली कविता मेघ आए। ये सबसे छोटी कविता है इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। मेरा नाम प्रीतम सिंह है और आज से मैं आपको आपकी क्लास 9th A2 में और या 9th क्लास में A2 में और B1 में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। आशा है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और जो परेशानी होगी, जो आपको दिक्कत होगी, उसके लिए बहुत जरूरी मुझे कॉल करोगे, यानी जरूरी करना है ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत कहाँ आ रही है, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं उस दुविधा को। तो हम ले चलते हैं आपको मेघ आए जो एक प्राकृतिक चित्रण है और मेहमान के आने के बाद का इसमें सामने खींचा गया एक तुलनात्मक अध्ययन है। यहाँ पर मेघ आए बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो शहर में गांव में शहर के। ठीक हो गया, मेघ आए बन ठन के सवर के। अब यहाँ कवि वर्णन करता है मेघ आए बन ठन के सवर के। मेघ कैसे आए? बन ठन के और संवर के। ठीक है ना, मैं दोनों चीजों को यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। एक साइड में प्रकृति चित्रण है और एक में जैसे कि दामाद गांव में आते हैं वहां की संस्कृति में, ये दोनों का मैं सामने दिखाऊंगा, तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाऊंगा। कवि कह रहा है कि मेघ आए बन ठन के सवर में, कि जिस प्रकार बादलों, मेघ माने बादल, आकाश में इस तरह से इकट्ठा हो गए हैं और जिस तरह से वो कोई बन सवर के आए हो, जिस तरह से बन सवर के आए हो। यहाँ पर वो बादल जो इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं आकाश में, क्षितिज में, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कभी को लग रहा है जैसे बन ठन के इकट्ठे हो गए हो। और आगे आगे नाचती बयार चली, और आगे आगे बयार चली, यानी जब बादल आते हैं तो मेघ आए, मेघ कहने से क्या होती है? हवाएं चलती हैं। एक दृश्य है, मेघ आए, बादल आते हैं ना, तो आपने देखा होगा पहले हवाएं चलती है, आंधी आती है, आंधी के बाद फिर दरवाजे खिड़कियां खड़ खड़ खुड़खुड़ मतलब आपस में टकराते हैं, क्योंकि अचानक खिड़कियां खुली होती है और उनके आने से
खिड़कियां दरवाजे बंद, खिड़कियां दरवाजे खुलते बंद होते हैं, आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, अर्थात ये उसी प्रकार से माहौल होता है जिस प्रकार दूर शहर से कोई गांव में कोई दामाद जी आए, पाहुन जो आए, पाहुन माने दामाद जी, जैसे कोई दूर देश से गांव में कोई शहर में आया हो, उसी प्रकार से मेघ बंठन के आए हैं। अब मैं इसको स्टोरी की तरह सुना दूं। इसको स्टोरी की सुना है जिस प्रकार दूर शहर से कोई दामाद बंठन के काफी समय बाद अपने ससुराल जाता है बंठन के, उसी प्रकार काफी लंबी अवधि के बाद बादल आए हैं और वो देखने में सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बादल कई दूरों का सफर करते हुए यहाँ आए हो। उसी प्रकार जिस प्रकार शहर से दामाद बड़े बंठन के आते हैं शहर में, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह का आए हो बंठन के। तो मेघ आए बंठन के सवर के, इसमें अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। क्योंकि मेघों के अंदर किसका आरोप कर रखा है? प्राकृतिक चित्रण का आरोपित कर दिया है। क्योंकि मेघ जो है बेजान चीज है और बेजान चीज को एक सजीव की तरह दिखा रखा है। भाई इंसान सस्ता धसता है, मेघ नहीं सस्ते हैं। अगर मेघों में यानी प्राकृतिक चीजों में अगर मानवीय क्रिया डाल दी जाए, अगर प्राकृतिक चीजों में यानी प्राकृतिक तत्वों में अगर मानवीय हरकतें डाल दी जाए, क्रियाएं डाल दी जाए, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो पहले में ही मानवीकरण अलंकार है, इसका उदाहरण भी है अलंकार का। ठीक है, ये हो गया। पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। यहां पर अब क्या होता है, जब पेड़ झुके, जब आंधी चलती है तो पेड़ बड़े बड़े हिलने लगते हैं, ऐसे करके बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं। और ऐसा लगता है जैसे, और आंधी चलती है ना, दूर भरी आंखों में आंखें आ जाती है, फिर हम ऐसे कर लेते हैं, बचा लेते हैं आपको। तो आंधी ऐसे उड़ती है, थोड़ा दूर से दिखाइए कि आंधी जब चलती है तो इस तरह से चलती है, ऐसा जैसे घाघरा, जैसे कोई गांव की छोरियां घाघरा जब चलती है घूमती है तो ऐसे लहरा के चलती है, वैसे भी आंधी लहरा के चलती है। यानी क्या मतलब क्या हुआ, आंधी के आने से पेड़ जो ऊंचे ऊंचे हिलने लगते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है ना, जिस प्रकार से खिड़कियां हिलने लगती हैं और बाहर लोग खिड़की खोल के देखते हैं और कहते हैं अरे यार आंधी आ गई, दरवाजे बंद कर लो। उसी प्रकार से गांव में जब मेहमान आता है तो लोग, बच्चों का शोर, छोटे बच्चों का शोर वहां पर आता है। ये गांव की संस्कृति का एक दृश्य है कि कोई भी जो अजनबी जो गांव में आता है तो उन बच्चों को उनको घर तक छोड़ने के लिए बच्चे आते हैं, और बच्चों का शोर, तो इस शोर से जो बड़े लोग होते हैं वो खिड़कियां खोल के देखते हैं, देखिए घर में आज गांव में नया आदमी कौन आया है, नया मेहमान कौन आया है, बात करते हैं ना। तो उस तरह की संस्कृति का इसमें जिक्र है। यहाँ पर वही दिखाया है, पेड़ झुके झांकने गर्दन लगे गर्दन उचकाए। उचकाए माने पेड़ भी हिल रहे हैं और वो भी उचकाए मतलब उचक कर देखना, इस तरह से उचक कर देखना, जैसे हम खिड़की में से यूं देखते हैं, जैसे खिड़की यूं करके देखते हैं बाहर, उचक के देखना। तो वो देख रहे हैं कि कौन मेहमान आ गया है, ठीक है ना, पेड़ पौधे भी देख रहे हैं ऐसे करके। ये प्राकृतिक सौंदर्य है प्राकृतिक चित्रण में। और गांव के चित्रण में जब मेहमान आता है तो लोग खिड़कियां उठा के खोल के देखते हैं कि भाई कौन देखे, कौन मेहमान आया है। ये उचकाए देखना, नजर नहीं आता तो हम खिड़की से बाहर निकालते हैं ना, उचक के ऊपर के, ये उचकना होता है, यानी कि देखना, ठीक है ना, उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जिस तरह से आंधी चलती है ऐसा लगता है कि कोई छोटे बच्चे घाघरा उठाए उस नए आगंतुक, उस मेहमान को देख रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब क्या हुआ, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट उठाए, अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि नदी अपनी बाकी आंखों से अपने आने वाले की यानी अपने नायक की भांति चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, ठीक है ना। नदी अपनी बाकी आंखों से प्रीतमा की भांति चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, लेकिन अनजाने में ही उसका घूंघट सर गया। अनजाने में जैसे वो देखती है ना नदी, आंधी बाकी चितवन यानी कि उसके अंदर का जो प्रफुल्लित आनंद से
नदी जो है ठुठक के उसको देखती है, और देखने के बाद फिर जब ऐसे जैसे हम देखते नहीं, जैसे औरतें देखती है गांव की, यूं करके उठक के और फिर सर से पल्ला सरकाती है, तो वही सीन यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य में दिखाया गया है कि बाकी चितवन उठा नदी टिटकी, यानी कि नदी में जब हवा आती है तो नदी में लहर से आती है, यानी कि नदी भी उसको देखने के लिए रुक गई। और उसी तरह से जैसे लहर आती है तो ऐसा लगता है कि नदी भी उस आने वाले मेहमान को अर्थात देखने के लिए अपना घूंघट सरका रही है। ठीक है ना। जिस प्रकार से खिड़कियों के अंदर से हमारे बुजुर्ग लोग पल्ला डाले होते हैं, पल्ला हमारी लाज शर्म का गहना है, ये हमारी तहजीब है ग्रामीण संस्कृति के अंदर, इसमें यहाँ लिखा है। तो मेघ आए बंठन के सवर के, तो उस आगंतुक को देखने के लिए वो जो गांव की जो घर की जो स्त्रियां हैं वो खिड़की खोलकर उसको उचकाए घूंघट उठाकर देखती है, अरे देखिए कौन आया है, इस तरह से। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वाला, और जब आ जाते हैं, जब अटारी जब ऊपर बारिश आ जाती है तो सबसे पहले वो बारिश की जो बूंदे हैं, यानी जो वर्षा जो है वो कहाँ पड़ती है, बूढ़े पीपल पर, यानी जो पीपल का पेड़ होता है सबसे बड़ा उस पर पहले बारिश आती है। तो इसमें बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी सबसे पहले इसका स्वागत किसने किया, बूढ़े पीपल ने। अर्थात वर्षा जब आई तो बूढ़े पीपल को ने पहले उसका स्वागत किया। बरस बाद सुदलीनी, और जैसे कह रहा है बड़े लंबे समय बाद आए हो, बड़े लंबे समय बाद आए हो। उसी प्रकार से जिस तरह से दामाद जी घर में आते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, क्या बात है दामाद जी, इस बार तो बहुत लंबे समय बाद हमारी याद आई आपको, सुध ली, सुध माने खबर ली हमारी काफी समय बाद। तो यहाँ पर बोली अकलाई लता ओट हो किवाड़ की, ठीक है ना। अब किवाड़ में जो बेल लगी होती है, किवाड़ में जब पानी बरसा तो बूढ़े पीपल यानी कि जो वृक्ष का जो सबसे बड़ा पेड़ होता है वहां वर्षा पहले आती है, और फिर वो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, बरस बाद सुध लीनी, जैसे बरगद जो जो पीपल का वृक्ष उनसे शिकायत कर रहा हो कि बड़ी लंबे समय बाद आपको हमारी याद आई, सुध ली है। अब वहीं पर ही जो लता बेल है वो लगी हुई है, और फिर वर्षा उस बेल पे जाती है। बोली अकुलाई माने लज्जाते हुए लता के ऊपर, क्योंकि गर्मी के कारण ये पेड़ पौधे मुरझा गए थे। जो लता है, लता माने बेल, वो भी मुरझा गई थी, लेकिन बारिश के आने से उसमें भी एक प्रसन्नता की चमक पड़ गई, यानी उसमें भी कुछ जान आ गई। ठीक है ना, उसमें भी जान आ गई। बोली अकुलाई लता ओंठ के किवाड़ से, ठीक है ना। अर्थात जो किवाड़ में जो बेल यानी दरवाजे के साइड में जो बेल लगी है, जब उसके अंदर पानी गिरा तो उस बारिश की ठंडक से, फुहार से लता में भी जान आ गई, उसमें भी जान आ गई। और हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर, और जो ताल था जो लंबे समय बाद सूखा पड़ा था वो भी बरसात के आने से भर गया, और ऐसा लगता था जैसे वो खुश हो रहा हो, दामाद के आने पर खुश हो रहा हो। ये गांव का चित्रण है, शहरी और प्राकृतिक चित्रण ये है कि वर्षा के आने से जो पोखर तालाब सूख गए थे वो फिर से लबालब भरने लगे, यानी उनमें फिर से प्रसन्नता की झलक नजर आने लगी। मेघ आए बंठन के संवर के, फिर इसमें मानविक अलंकार है। मेघ कैसे आए, बंठन के संवर के, ठीक है ना। क्षितिज अटारी गहराई दामनी, अब बारिश का आरंभ तो हो चुका है, अब बारिश का आरंभ बीच में धड़ाक धड़ाक बिजली चमकती है ना, ये वही बात कह रहा है कि क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज माने जहां सूरज और जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। आपकी किताब का नाम भी क्षितिज ही है, ये है ना क्षितिज, ये क्षितिज है, आपकी किताब का नाम भी क्षितिज है। इसका मतलब भी यही होता है, क्षितिज का मतलब यही होता है कि आप, क्षितिज का मतलब यही होता है कि यानी बिजली कड़की कहाँ, दूर। अब हम कहेंगे इसको दूर, हम भाव में बात करेंगे। अब ये तो शब्द अर्थ हो गया। क्षितिज का मतलब कि जहां धरती और आकाश मिलते नजर आते हैं, यानी जहां हमारी दृष्टि जाती है तो वो दूर जाती है, जहां धरती आकाश मिलते नजर आते हैं तो दूर बिजली कड़की। क्या हुआ,
क्षितिज अटारी, क्षितिज पर यानी आसमान पर ऊपर, अटारी माने ऊपर, कमरे के ऊपर जो बालकोनी है, क्षितिज दूर क्षितिज पे और अटारी पर बिजली दमकी यानी बिजली दामनी माने बिजली चमकी कड़ाके के साथ, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो जब बारिश तेज आती है क्षितिज अटारी से, तो जो लता है जो, ठीक है ना, और चमकने लगी। और इस समय जो पेड़ पौधे जो लता, जिसको ये उम्मीद थी इस बार भी मेघ नहीं आएंगे, इंतजार कर रहे थे, 1 साल बाद आ रहे हैं, और उनको उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, यानी कि वो इस भरम में थी कि इस बार भी वर्षा नहीं होगी, क्योंकि गर्मी के कारण लताएं और वृक्ष वृक्ष सूख गए थे। तो यहाँ पर माफी मांग रही है कि हम तो सोच रहे थे कि हे मेघ तुम इस साल भी नहीं आओगे, लेकिन हमारा ये भ्रम झूठा निकला कि तुम आ गए, यानी कि क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और जिस तरह फिर तेज बारिश होती है, बारिश के अंदर जो लता सूख गई थी वो बारिश से पूरी भीग जाती है। और जैसे मिलन में काफी समय बाद दामाद जी मिलते हैं अपनी पत्नी जी से, और इस तरह से मिलते हैं जैसे कि वो काफी समय से इंतजार कर रहे हो, तो आपस में रोना होता है, गिले शिकवे होते हैं, आलिंगन के साथ वो अश्रु, वो एक दर्द जो इंतजार का था, वो सब ऐसा लगता है कि अब वो समाप्त हो गया। अब सिर्फ वहां पर क्या है, बांध टूटने का मतलब है जो इंतजार था, जो दिल में इंतजार था लता का, कि बेल का, पेड़ पौधों का एक प्रतीकात्मक के रूप में लिया, वो नहीं आएंगे। तो दिल में जो एक ढांढस बंधा हुआ था वो खुलकर खूंगा, और मतलब आंसू आ गए। आपका कोई इतने लंबे से बाद मिले और फिर मिले तो उसमें एक संवेदना होती है, आंसू निकल आते हैं, आलिंगन होता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया शहरी ग्राम का चित्र। प्रकृति चित्रण में तेज वर्षा के साथ सभी जब आती है तो सारे पेड़ पौधे फिर से उनमें जान आ जाती है, और जो मुरझा गए थे गर्मी के कारण वो फिर से पत्ते तने हो जाते हैं, लता फिर से तन जाती है, ठीक है ना। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मिलन के अश्रु माने वो बादल के आने से जो पानी नहीं बरस रहा था, जो जो लता जो सूख गई थी, अब उनका मिलन हो गया। जैसे नायक नायिका काफी समय बाद बिछड़ते हैं, रोते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, तो इस तरह से उनका जो सिकवे गिले वो रोने के साथ ही सब कह जाता है। यहाँ रोने का मतलब है तेज बारिश होती है और उस सराबोर में सारा वातावरण फिर से शीतलमय हो जाता है, शांत हो जाता है, सबकी प्यास, पोखर की प्यास बुझ जाती है, लता शांत हो जाती है, उसमें जान आ जाती है, पेड़ पौधे फिर से आनंदित हो जाते हैं, ये उल्लास का वातावरण हो जाता है। जैसे दामाद के आने से घर में उल्लास है, उसी प्रकार से जब दामाद जी अपनी पत्नी जी से मिलते हैं, यानी आपकी दीदी वगैरह किस प्रतीक रूप में देख लीजिए उसको, तो दोनों आपस में मिलते हैं, तो गिले शिकवे, दीदी का रो रो के हाल, और इस तरह से जीजा जी के साथ उनका प्रेम आलिंगन और सारे गिले शिकवे रो धोकर मिट जाते हैं। तो इस प्रकार से मेघ आए बंठन के सवर के। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल शिक्षा जी ने ग्रामीण संस्कृति के अंदर एक अच्छा, इसमें एक तरफ प्रकृति चित्रण भी दिखाया है, और दूसरी ग्रामीण संस्कृति के अंदर एक लाज शर्म की बात भी बरकरार रखी है। अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल के समय में सबके सामने जो लड़की होती है सबके सामने मिल लेती है अपने पति को, लेकिन इसके अंदर ग्रामीण संस्कृति के अंदर ये दिखाया है कि किस तरह से वो किवाड़ के पीछे से अपने आदमी को देखती है, अपने नायक को देखती है, और ये एक संस्कृति की झलक इसमें दिखाई गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करें। धन्यवाद।